देहाती लड़के के 14वें एपिसोड रियूनियन में आपका स्वागत है, जिसे शशांक भारतीय ने लिखा है। दिल्ली से वापस 10 बजने में अभी 5 मिनट कम हैं। लखनऊ मेल अभी थोड़ी ही देर में दिल्ली से छूटने वाली है। युवान ने मेरे लिए थर्ड एसी साइड लोअर सीट बुक की थी। दिशा मुझे स्टेशन छोड़ने आई है। सामने वाली सीट पर बैठकर मेरा व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रही है। ये लड़की मुझे हर अगले पल हैरान करती रहती है। जब हम एयरपोर्ट से मेरा बैग लेकर लौट रहे थे, हाँ, मेरा बैग, सामानों से भरा बैग। युवान की एंगेजमेंट है और क्या मैं उसके लिए भी 2 पैकेट दूध लेकर जाऊंगा? क्या मुझे लात खानी है? जब हम स्टेशन के पास पहुंचे, सामने ऊंचा डिवाइडर था। मैंने सोचा कि अभी अगर मैं अकेला होता तो यहीं से फांद जाता। अभी यह बैग है और साथ में पीछे ये लड़की भी है। सामने आधा किलोमीटर दूर से घूमकर आना पड़ेगा। पीछे देखा तो लड़की गायब थी। डिवाइडर के उस पार खड़ी थी और मुझ पर चिल्ला रही थी, बैग पास करो यार। अभी थोड़ी देर पहले कानों में ईयरफोन और टांगों में कैपरी वाला एक यो टाइप लड़का सामने वाली सीट पर आया। मैडम ये मेरी सीट है, कहने की गलती कर दी उसने। दिशा ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे ये सीट बुक करके उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। तुम्हारी सीट है? जी हाँ, तो जाओ टहलो बाहर, जब ट्रेन चलेगी तब आना। मैं दिशा का हाथ पकड़कर अपनी सीट पर खींचा। अरे उसकी सीट है दिशा, बैठने दो उसे। बाबू आप बैठो अपनी सीट पे। हाँ, ये दिशा भी ना। खैर अब यह मेरी जिंदगी की दिशा है, लेकिन बाबू तब से पानी लेने गया है और अब तक नहीं आया है। ट्रेन चलने से पहले नहीं ही आएगा। 1 GB बैकअप फाउंड, रिस्टोर कर दूं? उसने मेरे मोबाइल में से नजरें उठाते हुए कहा। नहीं मत करो, ऐसे ही फ्रेश रहने दो। जिनकी अपनी जिंदगी का कोई बैकअप नहीं होता वो व्हाट्सएप की चैट बैकअप करते हैं। हाँ फ्रेश ही रखती हूँ। वैसे भी ये व्हाट्सएप मैंने सिर्फ अपने लिए ऑन करवाया है। इस पे सिर्फ मेरे मैसेज आएंगे, समझे? मैंने अपने हाथ जोड़े, जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव खुश हो गए और अपने चरण मेरी गोद में रख दिए। गुरुदेव को कोई परवाह नहीं थी कि अगल बगल कितने लोग उनके आतंक से सहमे बैठे हुए हैं और उनके जाने के बाद मुझे नजरों से भर भर कर उलाहना भेजेंगे। गुरुदेव मस्त है मेरे मोबाइल में। मेरे वॉलपेपर और लॉक स्क्रीन पर भी अपनी तस्वीर जड़ चुके हैं। अंकल क्या करते हैं फॉर्मिंग के अलावा? उसने मोबाइल में देखते देखते पूछा। हमारी डेयरी चलती है गांव में। अच्छा, तभी तुम आज मेरे लिए 2 पैकेट दूध लाए थे। मतलब तुम प्रपोजल के लिए अपना बिजनेस मॉडल साथ लेकर आए थे? हाँ। उसने पैर मेरी गोद में रगड़े। वह कैसा नहीं है, मैंने उसके पैर संभालते हुए कहा। वैसे मेरी फैमिली को तो तुम जबरदस्त सूट करोगी। तुम्हारा स्वागत खुले दिल से होगा। गुन्नू भैया तो तुम्हारे सामने सरेंडर कर देंगे। अब भौजी डेरी तू ही संभालो, हमसे ना हो पाए। हा, मुझे तो प्रधानी नहीं लड़वा पाया, तुम्हें जरूर लड़वा देगा। और ऋतु तो तुम्हारे आगे पीछे नाचती फिरेगी। मैं सोचने लगा कि कितने दिनों से घर नहीं गया हूँ। इस बार तो पक्का। ऋतु का बोर्ड है न इस बार। हाँ हाई स्कूल है, बड़ी हो गई वो भी। ऋतुपर्णा सिंह चौहान। मैंने 2-3 सेकंड लिए अनुमान लगाने के लिए कि अब कितनी बड़ी हो गई होगी। दिशा ने कलाई से अपनी फास्ट ट्रैक उतारी और मेरे बैग के सामने वाली जेब में डाल दी। कहना कि गिफ्ट है उसके लिए, बोर्ड अच्छे से दे, ये मार्क्स मैटर करते हैं। इससे पहले कि मैं ना नुका करूं, उसने बात बदल दी। अच्छा, पहले मैं बात करूं घर पे या तुम करोगे? नहीं, तुम्हें रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं। पहले मैं बात कर लूंगा अपने घर पे, फिर सब हाँ होने पर ही तुम बात करना। ठीक है। उसने अपने पैर मेरी गोद से उतारे और मेरे बगल पालथी मारकर बैठ गई। फिर मुझे कुछ नहीं आया, आज रुक जाते ना, खीर बनाती मैं। सच्ची में एंगेजमेंट कल ही है मेरी माँ। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसने असमर्थता में होंठ आगे किए और मुझे सीने पर एक मुक्का खाना पड़ा। ट्रेन की सीटी बजी तो दिशा का चेहरा ऐसे उतरा जैसे मेरी विदाई हो रही हो। बगल वाली सीट का यो भी इमोशनल हो गया।
ट्रेन अभी आधे घंटे भी नहीं चली थी कि उसने व्हाट्सएप पर आक्रमण किया। मुझे अंदाजा हो गया कि मैडम अभी घर नहीं पहुंची हैं और मेट्रो से ही तीर छोड़ रही हैं। सब्र नहीं है बिल्कुल भी। मैं जूते उतारकर अभी आराम से बैठा ही था और अगल बगल के माहौल को ग्रास रहा था। मोबाइल पर मैसेज फ्लैश हुआ, ए मेरे अंडर द बेड ऑफिसर। 2 चश्मों वाली स्माइली के साथ मैसेज आया था। होंठों पर हंसी और चेहरे पर दूसरे प्यार की खुमारी छाने लगी। मेरे धूल जमे सेंस ऑफ ह्यूमर और जंग लगे अंगूठों ने स्पीड पकड़ी। खट 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 मैसेज टाइप होना शुरू हुए। दिशा, ए मेरे अंडर द बेड ऑफिसर। राज, बोलो मेरे टपोरी। दिशा, आई लव यू सो मच। मैंने मैसेज टाइप किया, आई लव यू टू मेरे। गूगल ने आगे प्रेडिक्ट किया, बिल्ला पिल्ला। इतना प्रेडिक्टेबल हूँ मैं। एक तंज भरी मुस्कान नहीं गूगल मेरे दोस्त मेरे कोडवर्ड अब बदल गए हैं। मैंने बिल्ला पिल्ला डिलीट किया और टाइप किया, मेरे कराटे किड। राज, आई लव यू टू मेरे कराटे किड। दिशा, ये व्हाट्सएप बेकार है यार, इसमें गाल पर काट लेने वाली स्माइली क्यों नहीं डॉलर। स्माइलिंग फेस स्माइली फेस स्माइलिंग फेस है। राज, हाँ, मैं तो इसी में खुश हूँ कि कोई ऊपर पेट पर बैठने वाली स्माइली नहीं है, नहीं तो पूरे टाइम वही आती। दिशा, हाँ, मेरी आदत है। राज, ऐसा न कहो बहन, मुझे डराओ मत, कितने लोगों को पटक चुकी हो। हाँ। दिशा, सो सैड, तुम पहले शिकार थे। एक बना था मेरा बॉयफ्रेंड जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तुम्हारे लखनऊ का ही। राज, कब? दिशा, जब मैं वहाँ एक सेमिनार में गई थी तब। वो कभी दिल्ली आ नहीं पाया, मैं कभी फिर जा नहीं पाई। सो सैड। राज, मेरे दिमाग ने कुछ सोचना चाहा पर मैंने उसे डांट दिया। दिशा, पर तुम गेम बीच में ही छोड़ के चल दिए। राज, वापस आएंगे न, तब तक तुम्हारे लिए घर पर बात भी कर लेंगे। तब तक स्कोर तुम लीड कर रही हो, 0-0-0। दिशा, हाँ, यस आई एम द विनर। और एक बात और जान लो, डायरेक्ट लखनऊ टू अहमदाबाद अब कोई फ्लाइट नहीं होगी समझे, जो भी होगी दिल्ली जाएगी समझे, घूम के। राज, हाँ मेरी माँ, आज से सारी फ्लाइटें दिल्ली होकर जाएंगी। दिशा, मैया के मंदिर में मत्था टेक के जाएंगी बस। अब बाय बाय, मेरी बैटरी जा रही है। बदले में एक अनगिनत चुंबनों से भरा मैसेज आया, पर उससे उन्हें सुकून नहीं मिला। कॉल करके फोन पर दिया। ममुआ, कब नींद आई पता ही नहीं चला। लखनऊ मेल ने अपनी आदत से विचलित होकर 15 मिनट लेट पहुंचाया था। सुबह के 7 बज रहे थे, मोबाइल की बैटरी जा चुकी थी। बाहर निकला, शहर लखनऊ ने साफ आसमान और महकती सुबह के साथ स्वागत किया था। मैंने एक लंबी अंगड़ाई ली। अपना शहर, सब कुछ अपना अपना सा। 15-20 मिनट प्लेटफॉर्म पर ही टहलता रहा, सारी आबोहवा को खुले दिल से आत्मसात कर लेने की कोशिश। अपनी उंगलियों पर गुजरे साल गिनने लगा। आखिरी बार कब आया था? 2 साल पहले, तब उस बारी प्रशांत भैया वाली घटना और यादें हावी थीं। अब धीरे धीरे वक्त सारे जख्म भरने लगा था। स्टेशन से बाहर आया, सब पहचाना पहचाना सा लग रहा था। यहाँ की एक एक सड़क हम तीनों ने छान मारी है। बाहर निकलते ही एक ऑटो वाला लपका, हाँ भैया कहाँ जाएंगे? अम्मा यार ले चलो कहीं भी, पर उससे पहले शर्मा की चाय पिला दो। मैंने उससे अपनी पहचान बघारी, उसे जनवाने की कोशिश की, परदेशी नहीं हूँ मैं और किराया भी ज्यादा न बताना। अरे भैया चाय तो हम पिला देंगे, मगर शर्मा इधर 2 दिन से बंद किया है, कुछ मैटर हो गया है। थोड़ी ही देर में हम उस सफ़ेद बड़े गेट के सामने थे। बड़ा बड़ा सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, भावराव देवरस द्वार। उसे हम कभी गेट नंबर 1 भी कहते थे। कितना बदल गया है, फिर से पुताई हुई है शायद। सुबह 8 बजे गेट पर कोई नहीं था। 1-2 पड़े पड़े कुर्सियां तोड़ते हुए पुलिस गार्ड थे। आंखों में नींद और मुंह में सुर्ती भरे चेहरे से मेरी तरफ देखा और वापस आलसी नींद के आगोश में चले गए। यूनिवर्सिटी में गेस्ट इत्यादि आते जाते रहते हैं, उन्होंने ऐसा सोचा होगा। एक हाथ जैकेट की जेब में,
दूसरा हाथ पीछे ट्रॉली बैग को खींचता हुआ और आंखें चारों तरफ फेंकते हुए मैं कैंपस के एक एक बदलाव का बारीकी से निरीक्षण करने लगा। सुबह की ओस सरे माहौल पर तारी थी। यह नया फुटबॉल ग्राउंड कितना विकसित कर दिया है। हमारे समय तो बड़ी बड़ी घास उगी थी, ऑडिटोरियम बनने वाला था और घोटाला हो गया था। बैठने के लिए किनारे किनारे सीढ़ियां बनवा दी हैं, और ये रास्तों के किनारे घुमावदार खंभे और उसमें से लटकते हुए आकर्षक लैंप। थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठने को बेंचें डलवा दी हैं। हमारे समय में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे समय में होता तो पक्का मैं और वो एक बेंच छका लेते। हाँ पक्का, पर हम लोग तो नेस्कैफे के पास बैठते। मैंने नेस्कैफे की तरफ देखा, वो बंद था। शायद अब बंद हो गया हो, या फिर सुबह 8 बजे कौन खोलता है। एक बेंच पर आराम से बैठ गया और बैग बगल में रख दिया। बगल से फूलों की खुशबू आ रही थी। ऊपर ऊंचे अशोक की फुनगियों की तरफ देखा, वो हिल रहे थे। सारे अशोक के पेड़ों को देखा, सब हिल रहे थे। उफ, तुम इतना सही कैसे हो सकती हो। पता है रजत, यहाँ हमेशा हवाएं चलती रहती हैं। मैंने अपना ट्रॉली बैग उठाया और साइंस कैंटीन की तरफ चल पड़ा। फिजिक्स लैब में सुबह 7:30 वाला बैच आ चुका था। एक भी चेहरा पहचान का नहीं। सब धर पकड़ में अपने प्रैक्टिकल पूरे करने के लिए भाग रहे थे। मैं उनकी शक्लें देखकर बता सकता था कि कौन देहाती गांव से आया है और कौन यो यहीं का है। मुझे वहां कई देहाती रजत दिखे। 2-4 उड़न तश्तरियां भी आधा हवा और आधा जमीन पर घूम रही थीं, मगर कोई भी लड़की प्रेरणा की टक्कर की नहीं थी। मैं खड़ा देखता रहा। बच्चों को कोई फर्क नहीं था कि यह कौन अजनबी एक ट्रॉली बैग लिए आशातुर खड़ा है। उन्हें क्या पता कि यह अजनबी भी इन्हीं गलियों में 3 साल भागा है। इससे पहले कि कोई प्रोफेसर आए, मैं कैंटीन चला आया, वो खुल गई थी। अरे गुरुजी, आप यहाँ इतने दिनों बाद। अरे चाय पिलाओ यार दिलीप, तुम्हारी चाय को तरस गए हम। दिलीप कुर्सी पर बैठा, सामने इमामदस्ते में अदरक कूट रहा था। हाथ वाथ झाड़कर मेरे बगल आकर खड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया है दिलीप, दाढ़ी मूंछें आ गई हैं। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो पुराने भैया जी को सूटेड बूटेड देखकर बहुत खुश है। बैठो यार दिलीप, और बताओ क्या हाल है। मैंने उसका नाम दूसरी बार यह जाहिर भी करने के लिए लिया कि मैं अंदर से अब भी वही हूँ, बिल्कुल नहीं भूला कुछ। बढ़िया है गुरुजी। अब अपनी खुद की दुकान डालने की सोच रहे हैं। 2 मिनट रुकिए, चाय तैयार है। हाँ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। उसने चाय का पानी चढ़ा दिया और वापस अदरक कूटने लगा। फिर कुछ याद आने पर मुझसे मुखातिब हुआ, गुरुजी आप लोगन को ये अजीब रोग लगा है। अजीब रोग क्या? अरे एक दिन हल्क भैया भी ऐसे ही सुबह सुबह यहाँ आकर बैठे हुए थे। सही में शशांक? कब? वो भी ऐसे ही 2-3 महीने पहले आकर बैठे हुए थे, आप ही की तरह। वहाँ थोड़ी देर बैठे रहे। उसने इशारे से पेड़ के नीचे वाली जगह की ओर दिखाया। मुझसे मिले, चले गए। कुछ खाया पिया भी नहीं। अच्छा, मैं मुंह पर हाथ रखकर सोचने लगा। मतलब यहाँ बैठकर साथ गुजारे लम्हों को याद कर सकता है, पर मुझे फोन नहीं कर सकता। जिद्दी कहीं का। तो मैंने ही कहाँ फोन किया उसे। गलती तो हम दोनों की ही थी या हम तीनों की। अचानक से एक दिन हम अलग हो गए। गलती हम में से किसी की नहीं थी। गलती शायद उस वक्त की थी जिससे हम गुजर रहे थे। क्या बुरे दिन थे वो, जैसे हम सबकी कुंडली में कालसर्प दोष चल रहा हो। मैं ठीक वहां उस कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाथ में मेरा फोन बज रहा था, युवान का फोन। सामने मेज पर चाय फैली हुई थी जिसे मैंने ही हाथ मारकर गिराया था। दिलीप आया, मेज पर फैली चाय देखकर पूछा, ई कैसे गिर गई गुरुजी? मैंने बोल दिया, गलती से हाथ लग गया। फोन फिर से बजा। दिलीप मुझे ही घूर रहा था। झूठ, मैंने फोन उठा लिया। वह मैं दूसरी लेकर आता हूँ कहकर चला गया। फोन पर युवान की आवाज आई, शशांक के रूम पर मिलो, कुछ बात करनी है। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, उसने फोन काट दिया। मुझे वितृष्णा हुई कि उसके रूम पर मिलने को क्यों कह रहा है। मेरे रूम पर नहीं आ सकता। फिर भी मैंने आने के लिए हाँ कर दी थी।
घर के नीचे युवान की बाइक आ चुकी थी मगर शशांक की साइकिल नहीं थी। मुझे कौतुक तो हुआ कि इसकी साइकिल कहाँ गई, पर मैंने खुद को बताया कि मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे शायद अंदाजा था वह साइकिल बेचने वाला था, उसे एसएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भेजा जा रहा था। वह जाना नहीं चाहता था। अगर मैं अंकल से बात करता तो शायद वो मेरी बात मानते। दरवाजा युवान ने खोला और बिना मेरी तरफ देखे वापस फोल्डिंग पर जाकर बैठ गया। युवान ने हर बार की तरह और भाईजान कहकर देर तक गले मिलने का उपक्रम नहीं किया, न मैंने शुरुआत महाराज की जय हो से की। उसके चेहरे पर जैसे किसी बहुत बड़ी विपदा की गंभीरता थी। भारी पलकों से आंखें मींच रहा था, माथे की नसें तनी हुई थीं। मैंने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। पूरे कमरे में एक मनहूसियत सी छाई थी, शायद इसलिए कि शशांक के कमरे का सारा सामान पैक था। बस अलमारी में एक खाली अंडे का क्रेट पड़ा था जिसमें 2-3 अंडे रखे थे। बगल देखा तो शशांक भी कुर्सी खींचकर बैठा था। इसने दरवाजा क्यों नहीं खोला, मैंने मन में सोचा। कानों में ईयरफोन लगाए मोबाइल में कुछ देख रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को कोई हाय हेलो का इशारा नहीं किया। हमारी बातचीत बंद थी। युवान ने मुझे बताया था कि शशांक और प्रेरणा आजकल मिल रहे हैं। प्रेरणा उसके रूम पर भी जाने वाली है, ग्रुप स्टडी का बहाना है। युवान ने शशांक को इस मामले में आगे बढ़ने के लिए रोका भी था, क्योंकि मुझे बुरा लगेगा और उसके समझाने के बाद उन दोनों के बीच जो होते होते रह गया वो कभी नहीं हुआ। इसकी दिलासा भी युवान ने मुझे फोन पर दी थी, मगर उससे क्या, वे दोनों आगे बढ़े ही क्यों? क्या शशांक को नहीं पता था कि मुझे तकलीफ पहुंचेगी? बिना मेरी परवाह किए पीठ में वाला दोस्त सामने मोबाइल में घुसा हुआ था। मैं दूसरी कुर्सी खींचकर उसके बगल बैठ गया। काफी देर तक दोनों कुछ नहीं बोले तो मैंने शशांक के मोबाइल में झांककर कहा, छुरा भोंकने, ये क्या चल रहा है? युवान, जीमेट मोटिवेशन। रजत, रशियन ब्लू फिल्म से जीमेट मोटिवेशन। युवान ने लंबी सांस भरी और खिड़की की तरफ देखने लगा, जैसे उसे शशांक की सफाई देने में कोई दिलचस्पी न हो। 2 मिनट बाद बोला, हाँ तो भैया जीमेट क्वालिफाई करके रशिया ही जाएंगे न? तो रशियन लड़कियां बुला रही हैं इन्हें, इसीलिए ये रसिया हुए जा रहे हैं। मेरी इस द्व्यर्थी व्यंग्य में मजाक नहीं, उपहास था, नफरत थी। युवान ये भाव ताड़ गया, कुछ बोला नहीं। शशांक ने अपनों कानों से तार निकाले और मोबाइल बंद कर दिया। शायद उसने सुन लिया था। मेरी तरफ एक व्यंग्य बाण फेंका, प्रेरणा कहाँ है आजकल? वो उस दिन कार में कौन था? मैंने अपने सिर के बाल खुजाए, उंगलियां चटकाईं और शशांक की तरफ देखा। उसके चेहरे के भाव कह रहे थे कि उसने प्रश्न नहीं बल्कि व्यंग्य किया है। मैंने सिर झुका लिया और जवाब दिया, कोई खान। कौन है ये खान, जिसके चक्कर में इस लड़की ने खानदान की परवाह नहीं की? उसने दोनों हाथ उठाकर हम दोनों की तरफ देखा, जैसे कि उसने कोई बढ़िया कमेंट मारा हो। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैंने भन्ना कर कहा। युवान के चेहरे को देखकर अपने मन का घूंट पी गया। युवान ने कहा था कि अब प्लीज तुम इस बात को खोदना मत। उसने बंद कर दिया है प्रेरणा से बात करना। मगर शशांक नहीं रुका। अरे खान को छोड़ो, खान पान पर ध्यान दो। हे कैसे सूख रहे हो तुम दोनों? आग्रह भी था। चुप रहोगे प्लीज? युवान चीखा। उसकी आवाज में गुस्से के साथ साथ हम चुप हो गए। मैंने अपनी कुर्सी उसकी तरफ घुमा ली और पीठ शशांक की तरफ कर दी। युवान ने मेरी आंखों में देखा और थोड़ी देर देखते रहने के बाद बोला, मैं शादी कर रहा हूँ। आंखें अब भी मुझ पर स्थिर थीं। क्या सुनाई नहीं दिया? फिर से कहना तो। मैं शादी कर रहा हूँ, उसने पलकें झपकाते हुए कहा। आवाज में पहले जितना ही ठहराव था, चेहरे पर पहले जितनी ही गंभीरता थी, आंखों में पहले जितनी ही दृढ़ता थी। मैंने पूरी कोशिश की कि यह मजाक ही हो। अरे बधाई हो, हाथ तो मिलाओ। ए शशांक, कांग्रेट्स बोल भाई को, भाई शादी कर रहा है। मैं सीरियस हूँ। इस बार आंखों में दृढ़ता के साथ साथ लाचारी भी उतर आई थी। सीरियस? अरे फिर तो सीरियस वाली बधाई। फिर से हाथ मिलाओ यार। ए शशांक,
भाई सीरियस वाली शादी कर रहा है। बधाई दे न। मैंने हाथ हिला हिलाकर मिलाया। शशांक नहीं उठा, अपने फोन में ही देखता रहा। मुझे छोड़कर दोनों सीरियस थे। शशांक अपनी कुर्सी पर पसर गया और टांगे फैला दी। ऊपर छत की ओर देखने लगा, जैसे उसे मुझसे कोई मतलब न हो। जैसे वह कहना चाहता हो, मुझे सारी बात पता है, तुम्हें बस लास्ट मोमेंट पर इत्तिला किया जा रहा है। परसों मेरे बर्थडे के दिन कोर्ट में शादी है, 2 माला, 2 गवाह। शशांक तैयार है, तुम अपना बताओ। युवान का एक एक शब्द रेडियो के प्रसारण की तरह निकल रहा था। नमस्कार, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 4 बज रहे हैं। अब आप युवान सिंघानिया से समाचार सुनिए। उसके चेहरे की गंभीरता और शशांक की चुप्पी कमरे को खामोश किए दे रही थी। जैसे अंधेरा छा रहा हो। मजाक चल रहा है यहाँ पे? पगला गए हो? मैं इतनी तेज चिल्लाया कि सामने वाला सहम जाए। युवान के चेहरे के भावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अपनी आंखें मीचने लगा। शशांक ने कानों में ईयरफोन लगा लिया। मैंने उसकी तरफ देखा, वह दूसरी तरफ देखने लगा। मैंने युवान को देखा, उसकी आंखें अब भी खामोश थीं। मैं और वह लगातार एक दूसरे की आंखों में घूरते रहे, जैसे कोई पलकें न झपकने का कंपटीशन हो रहा हो। शशांक ने हमें इग्नोर किया और अपने ईयरफोन का वॉल्यूम तेज कर दिया। कोई हबशी गाना बज रहा था। वो आंखें बंद करके खोपड़ी हिलाने लगा, जैसे हम दोनों को नजरअंदाज कर रहा हो, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे सब नॉर्मल हो। किस महान खुशी के मौके पर ये नेक काम करने जा रहे हो? और बाय द वे, लड़की कौन है? युवान ने मुंह बनाया और दूसरी तरफ देखने लगा। वो और मैं दोनों ये जानते थे कि अमृता जी की बात हो रही है, पर मैं उनका नाम लेकर युवान की बात को वजन नहीं देना चाहता था। युवान भी तो प्रेरणा के वजूद को नकारता था। उसने मेरी आपत्ति को संज्ञान में नहीं लिया। खुद आगे बोलता गया, उसे मुझ पे भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि मैं किसी लड़कीबाज की तरह उसे छोड़कर चला जाऊंगा, जबकि वही मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हारा भरोसा भी क्या है? टॉम लूज। मैंने घुड़की दी। कहती है कि क्या गारंटी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं कैसे मान लूं कि दूसरी लड़कियों की तरह मुझे छोड़ नहीं दोगे, जबकि मैं उसके सामने ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। और ये साबित करने का कोई और तरीका नहीं है। नहीं, छोड़ दो उसे। जब किसी लायक होना, वापस पकड़ लेना। अभी अपने पैरों पर नहीं खड़े हो, ये बात जानते हो तुम। अभी पिताजी हाथ खींच ले तो चौराहे पर 5 रुपए की चाय पीने की औकात नहीं है हमारी। मैं कह रहा हूँ, अभी छोड़ दो उसे। जब किसी लायक हो जाना, फिर पकड़ लेना। इतनी देर में उसकी खबर आ चुकी होगी। उसके सुसाइड नोट में मेरा नाम होगा और मेरे में तुम्हारा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी यार। वो बहुत इमोशनल है। उसे लगेगा कि मैंने उसका फायदा उठाया। मैंने कहा था ना कि वो बहुत सीधी है। उसने सिर्फ मेरे भरोसे पर अपना सब कुछ मुझे डेडिकेट किया, सब कुछ। समझ रहे हो? मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ रजत? मैंने उसका हाथ थामा है। तुमने बहुतों का बहुत कुछ थामा है, तो ये इमोशनल डायलॉगबाजी मेरे सामने मत करो, समझे? हाथ थामा है। युवान का स्वर दृढ़ हुआ। देखो, शादी तो होगी, तुम आते हो तो तुम्हारे साथ, और नहीं तो तुम्हारे बगैर, मगर शादी तो होगी। शशांक तो है ही मेरे साथ, और मेरे पास दोस्तों की कमी नहीं है। पता है शशांक को दिल्ली भेजा जा रहा है, पर वो मेरे लिए रुक के जाएगा, उसके अगले दिन निकल जाएगा। मैंने शशांक की ओर देखा। वो कान में ईयरफोन लगाए हल्का हल्का झूम रहा था। इट मस्ट बी योर एस एजेंट योर फेस, आई नीड अ टिप ड्रिल, आई नीड अ टिप ड्रिल। उसकी हरकतें ये हकीकत छुपा रही थीं कि 3 दिन बाद वह इस शहर में नहीं रहेगा। उसकी जान लखनऊ उससे छूट जाएगा। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? मैं युवान की आंखों में देखता रहा। वो अपनी जगह पर ही बैठा रहा। मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया, उसके चेहरे के पास झुक गया। प्यार अलग चीज है, शादी एकदम अलग चीज है। प्यार नेचुरल है, किसी भी से हो सकता है। शादी एक सामाजिक व्यवस्था है और समाज में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी तब होगी जब चीजें समाज के हिसाब से
It must be your age isn't your face. I need a tip drill. I need a tip drill. मैंने उठकर उसका ईयरफोन खींच लिया। तुम समझ रहे हो युवान क्या कह रहा है? उसकी ईयरफोन का तार खींच गया था। उसने अपना गुस्सा पिया, दांत पीसे और तार लपेटने लगा। फिर दूसरी तरफ देखकर जवाब दिया, भाई की जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है और हम तो उसके साथ खड़े रहेंगे। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कितनी बड़ी बात होगी? कोई बड़ी बात नहीं होगी। कौन सा दोनों साथ रहने लगेंगे? बस एक सर्टिफिकेट पर साइन ही तो है। जब बाद में अपने पैरों पर खड़े होंगे तो सबके सामने कर लेंगे। वैसे भी चाहे अभी करे चाहे 5 साल बाद, करनी तो अमृता भाभी से ही है। और वैसे भी सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है दुनिया में। और हम ही दोनों जब सोचते थे कि कोई आइडियल लड़की कैसी होती होगी, तो उसकी इमेज हम लोग अमृता भाभी जैसी बनाते थे। और भाई तो उनसे ही शादी कर रहा है। और वैसे भी कोई भी तर्क अगर वैसे भी ऐसे भी से शुरू होता है ना, तो वो अपने आप ही बता देता है कि उसमें कोई वजन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शशांक तमतमा उठा। तुम साले मुझे मेरे बाप की याद क्यों दिलाते हो? तुम्हारे लहजे से ऐसा क्यों लगता है कि केवल तुम ही सही हो सकते हो, हम लोग बेवकूफ़ हैं? क्योंकि मैं सही हूँ और अंकल आंटी का नहीं सोचे तुम बैलबुद्धि। क्या मुंह लेकर उनके सामने जाओगे कि मैंने इसमें युवान का साथ दिया है? तुम साले अपने बाप के ही नहीं हुए और किसी के क्या होगे? क्या कहा तुमने रजत? उसने मेरा कॉलर पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। मैं उसका हाथ झटकते हुए पीछे बैठ गया। आई रिपीट योर ऑनर, तुम साले अपने बाप के ही नहीं हुए और किसी के क्या होगे? जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरे मुंह से यह निकला था। शशांक मेरे साम खड़ा था, गुस्से में अपनी मुठियां भींच रहा था, नथुने फड़क रहे थे और युवान सर नीचे किए बिस्तर पर बैठा था। उसमें ऊर्जा नहीं बची थी हम दोनों के झगड़े को शांत कराने की। उसकी अपनी परेशानी बहुत बड़ी थी। राजरजत सिंह चौहान, अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो अब तक ट्रॉमा सेंटर में होते। वह दांत पीस रहा था। अच्छा, मिस्टर फ्लट में बहुत आत्मसम्मान आ रहा है। मिस्टर फ्लट, इतनी मासूमियत मत लाओ चेहरे पर, तुम्हारा और प्रेरणा का मुझे पता नहीं चलेगा क्या? शशांक का चेहरा लाल हो गया। वह युवान की तरफ पलटकर घूरने लगा। उसकी आंखें कह रही थीं, तुमने बता दिया इसे। युवान नीचे ही देखता रहा। उसकी तरफ क्या देख रहे हो? मुझसे बात करिए मेरे बेस्ट फ्रेंड साहब, मैंने दांत पीसते हुए कहा। उसे कोई सीधा जवाब नहीं सूझा। उसने फिजूल बात शुरू की। अच्छा, वैष्णवी ने भी तुम्हारे बारे में बताया था। फर्स्ट ईयर तुमने भी फ्लर्ट किया था उससे, तो बदला ले रहे थे और बहुत भरोसा है अपनी वेश्या नवी पे। वो लड़की जो फर्स्ट ईयर में वन लोनली गर्ल इन लखनऊ थी, सेकंड ईयर तक आते आते जिसके 10 ठू बुआ मौसी के दारू पिलाने वाले भैया हो गए। उसकी बात का भरोसा, जिनसे कोई एक बार हंस के बात कर ले तो उसे भी अपने स्को में जोड़ लेंगी कि इसने भी मुझसे फ्लर्ट किया। अच्छा, और प्रेरणा जैसी लड़कियां कैसी होती हैं? हाँ, किए हैं हम प्रेरणा से फ्लर्ट। तुम्हारा सोच के आगे नहीं बढ़े, वरना वो अब तक मेरे बिस्तर पर होती। ये देखो, ये चाहिए होता है ऐसी लड़कियों को। चटाक, और सब खत्म हो गया। तेजी से उठा, धड़ाक से कमरे का दरवाजा खोला, फिर पलटकर दोनों की ओर देखा जैसे आखिरी बार देख रहा हूँ। रुको, साथ चलते हैं। युवान ने अपनी बाइक की चाबी मेरी तरफ फेंकी। मैंने पकड़कर वापस उसके मुंह पर फेंक दी। लखनऊ में ऑटो चलना बंद नहीं हो गए हैं। शशांक का हाथ अब भी उसके गाल पर ही था और आंखें युवान पर, जैसे उसकी परमिशन चाहिए हो मुझ पर वापस हाथ उठाने के लिए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर निकल आया। इसके लिए मुझे रोक रहे थे तुम? पीछे से शशांक की एक घिसटती हुई सी आवाज आई। युवान का कोई जवाब नहीं आया। बाहर निकलने पर शाम उदास थी। ट्रैफिक की गाड़ियों की चिल्लपों कानों को बहुत धीमी मालूम पड़ रही थी। पैदल चलता रहा। दिल ने हर 5 कदम चलने पर कहा, वापस जाकर बात करो। दोस्त की जरूरत पर उसके साथ खड़े रहोगे या सही गलत में उलझे रहोगे?
हर 5 कदम चलने पर दिल ने पीछे पलटने को कहा। नहीं पलटा। महीने बीत गए। शशांक दिल्ली चला गया। पूरे घर में सफेदी करवाई गई है। पूरी गली को सजाया गया है। पार्किंग वगैरह के अलग से इंतजाम किए गए हैं। मणिकर्णिका शैक्षणिक संस्थान समूह के चेयरमैन की सगाई है। चेयरमैन साहब कहीं दिख नहीं रहे हैं। पूरी गली और सामने पूरे पार्क को हरे रंग की दरी से ढक दिया गया है। लाइटिंग, झालरें, फोकस लैंप, एलसीडी, सारा इंतजाम शाम के लिए हो रहा है। उस बड़े से दरवाजे के सामने मैं 4 साल बाद खड़ा हूँ। इधर उधर देख रहा हूँ। मेरी नजरें महाराजाधिराज टॉम क्रूज को ढूंढ रही हैं। जगह जगह कुर्सियां डालकर कुछ बेरोजगार मेहमान अपना महत्व बघार रहे हैं। जिनकी अपने घर में कोई पूछ नहीं होती वे भी यहाँ पूछ उठाए घूम रहे हैं। व्यस्त और महत्वपूर्ण कोई परिचित दिखे तो मैं हूँ भी कि महाराज कहाँ हैं। आधे मेहमान और आधे कामगार लग रहे हैं। कुछ बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं। मैं दरवाजे के सामने हाथ में अपना बड़ा सा बैग लटकाए खड़ा रहा। फोन की बैटरी भी चली गई है, नहीं तो कॉल ही कर लेता। फोन में बैटरी होती तो दिशा मैया मुझे खाली छोड़ती। फोन चालू होते ही प्यार बरसेगा। मैं कुछ देर इसी उलझन में था कि मेरा सौभाग्य मुझे सामने गुजरती हुई आंटी दिख गईं। मैं सीधे उनके पैरों पर गिर पड़ा। इतने दिनों बाद भी मेरे लिए आंटी का मतलब था गर्मागर्म लजीज कचौरियाँ। उनके पैर छूते वक्त मुझे वही ध्यान आ रही थी। जब उन्होंने मेरे सर पर वात्सल्य भरा हाथ रखा, ऐसा लगा कि अभी उधर से एक कचौरी निकलेगी। उन्होंने मेरे मेहमानों की तरह बाहर खड़े रहने पर रोष प्रकट किया और सीधे ऊपर युवान के कमरे में जाने को कहा। बैग यहीं छोड़ दो का इशारा भी किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे दिल में उत्साह भरा हुआ था। काश ऐसा हो कि वह दूसरी तरफ देख रहा हो और मैं पीछे से उस पर हमला कर दूं। उसे लेकर सीधा बिस्तर पर कूद पड़ूंगा। मैं चोरों की तरह गुपचुप चला। दरवाजे से झांक कर देखा। भगवान ने मेरी सुन ली थी। वह दूसरी तरफ देख रहा था। भिखारी जैसे फटेहाल लोअर टी शर्ट में था। दाढ़ी भी नहीं बनवाई थी। किसी को फोन पर टेलर दे रहा था। मैंने सोचा कि अगर अभी हमला करूंगा तो फोन हाथ से छिटक कर गिर जाएगा, इसलिए फोन कटने का इंतजार करने लगा। लेकिन वह बरसे ही जा रहा था। हाँ तो टीन का कनस्तर नहीं देखे हो? अरे तेल आता है जिसमें पहले डालडा आता था। हाँ तो 2 खाली कनस्तर ले लो, उसमें मिट्टी भर के केले के पौधे रोप दो। दरवाजे के अगल बगल लगा देना, शुभ हो जाएगा। और क्या कलेवा अक्षत, क्या राज्याभिषेक होने जा रहा है क्या मेरा? ये सब मम्मी को बताओ न। और हाँ तो नहीं तो ऐसा करो, वो झालर ले आओ, मेरी खोपड़ी पर लगा दो। जब अंगूठी पहनाएंगे न तब जलेगी। अरे तो तुमसे नहीं हो रहा तो बोल दो। नहीं क्या? उनका क्या? अरे रुकने को होटल दे रहे हैं। ये क्या कम है? बाथरूम में शैम्पू नहीं है तो वो भी जाकर हम पहुंचाएं। एक दिन नहीं करेंगे शैम्पू तो क्या हो जाएगा? नीचे उतर के 3 रुपए का खरीद ले यार। और अब मैं क्या हर मेहमान के कमरे के जाके चंपी करूंगा? मुझे लग गया कि अगर मैंने नहीं टोका तो यह ऐसे ही फोन पर जुटा रहेगा। मैंने हमला कर दिया, मेरी जान, और मैं उस पर कूद पड़ा। हम दोनों बेड पर गिरे। फोन छिटककर दूर गिरा। मेरे चेहरे पर शैतानी भरी हंसी थी। वो पहले चौंका, फिर मुझे जकड़ लिया। हम दोनों 2 मिनट आंखें बंद करके बिस्तर पर पड़े रहे। फिर उसे कुछ याद आया। तुम डायरेक्ट यहाँ। अमित वहाँ तुम्हारे लिए स्टेशन पर छोटी लाइन से बड़ी लाइन कर रहे हैं। कह रहा है कि रजत भैया आए ही नहीं, ऊपर से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है। अरे वो रात में ऑफ हो गया। मेरी सीट का चार्जिंग पॉइंट खराब था यार। तुम डायरेक्ट चले आए। हम तुम्हारे लिए अपनी नई वाली गाड़ी भेजे थे यार। तो अब क्या वापस जाऊं और तुम्हारी नई वाली कार में आऊं तब खुश होगे? नहीं, ऐसे ही खुश हैं। तुम आ गए न, बस। उसने मुझे फिर से गले लगा लिया। तुम आ गए बस। उसकी आवाज में पिछली बार मेरे न होने का दर्द छलक गया था। दोनों की आंखें बीती बात को याद करके नम तो हुई, पर लड़कों पर ज्यादा इमोशन सूट नहीं करते। मुझे झटक कर कहा, अबे फोन कहाँ गिरा मेरा? उधर पड़ा है।
उसने फोन उठाया और चारों तरफ से घुमा घुमा कर देखने लगा कि काश कहीं चिटक विटक गया हो और हम दोनों लड़ाई करें। पर फोन सही सलामत था। मैंने जेब से अपना फोन निकाला। लो, इसे भी चार्जिंग पर लगवा दो। हम दोनों उसके सोफे पर पसर गए। मैंने ध्यान दिया कि सोफा नया था, वो पुराना वाला नहीं था जिसके मैं रेशे निकाला करता था। हम दोनों ने थकान की अंगड़ाई ली। मैंने जूते उतारे और पैर सामने पड़ी मेज पर रख दिए। पुराने दिनों की तरह उसने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला। यार, इस घर में नाई से लेके दूल्हा तक मैं ही हूँ, सारे टेंडा मेरे ही जिम्मे हैं। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, बताओ मुझे भी कुछ काम वाम। मैंने अपने दोनों हाथ मसले। अरे बैठो आराम से, फंक्शन शाम 5 बजे का है, तब तक पड़े रहो। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। मैं उसे तिरस्कृत कर रहा था कि क्या फटीचर जैसे बने हुए हो, और वो मुझे देखकर कुछ ज्यादा ही तारीफ में भवे उचका रहा था। वाह भैया, एकदम जेंटलमैन, फॉर्मल में भी स्टाइलिश लग रहे हो, और चेहरे पर इतनी चमक। वाह वाह वाह। हम दोनों की चकल्लस में एक ही कमी थी, वो कमी एकदम साफ दिख रही थी। मैंने पूछ ही लिया, वो नहीं आएगा? नाम लो नाम। शशांक न आने का कहा तो है। और देखो, तुम ही पहले माफी मांग लेना। अकड़े तुम ही थे। उद्धरण चिन्ह। मैंने स्वीकारोक्ति में सांस छोड़ी। युवान के इत्मीनान के लिए पलकें झपका दी। ये फंक्शन निपट जाए, इतने सारे काम हैं खोपड़ी पे, सारी गहमागहमी खत्म हो, फिर आराम से बैठते हैं तीनों किसी शांत जगह पर। हाँ ठीक है, तब तक मैं बाहर घूम लेता हूँ, एक दो लोगों से मिल लेता हूँ। किनसे? अरे ऐसे ही कुछ पुराने लोग। लखनऊ में मैं भी रहा हूँ 4-5 साल, छुटपुट काम निपटाने हैं बस। अच्छा, तो काम निपटाने आए हो यहाँ? अरे नहीं मेरी जान, खाली पड़े बोर होऊंगा, तब तक थोड़ा घूम ही लूं। ठीक है निपटो। अरे छोटू, कॉफी की व्यवस्था करो इधर, और तुम मेरे लिए एक चप्पल की व्यवस्था करो पहले। शाम के 5 बज गए थे। कोई भी भारतीय फंक्शन अपनी आदत के अनुसार 1-2 घंटा लेट ही शुरू होता है। हम दोनों एक साथ तैयार हो रहे थे। टॉम क्रूज ने अपनी पूरी ब्यूटी किट खोल दी थी और मुझे समझा रहे थे, ये लो पहले स्क्रबर और अपना मुरचा छुड़ाओ, पता नहीं कहाँ धूप में घूम के आए हो, टैनिंग हो गई है पूरे चेहरे की। फिर ये फेस पैक 15 मिनट तक लगा रहने दो। फिर ये लोशन है, उसके बाद ये एलोवेरा जेल, फिर ये क्रीम। उसका यह मर्मस्पर्शी विवरण देखकर मुझे एहसास हुआ कि इन सब मामलों में मैं अब भी देहाती ही हूँ। मेरे लिए तैयार होने का मतलब है गले पर डर्मीकूल छोपकर चले जाना। मुझे तो ढंग से डियो और परफ्यूम का अंतर भी नहीं पता। यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या लगाऊं। अरे कर लो ना यार, अब तुम्हारे लिए उबटन तो तैयार करेंगे नहीं। पहले ये स्क्रबर और ये फेस वॉश, और उसके बाद। 1 मिनट। अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर शैतानी चमक आ गई। 1 मिनट। तुम तो उपयोगिता वाले आदमी हो न, मैं भला भूल कैसे सकता हूँ। उसने अपने आप को ही हाई फाइव दिया। हाँ तुम ना, वो ओडोमोस लगा के आना, मच्छर भगाना स्टेज से, और मुस्कुरा दिया। अबे अब तुम शशांक मत बनो यार, लाओ दो, अब हम यही क्रीम लगा लेंगे। हम दोनों लगभग सजकर बैठ गए थे। आंटी 2 बार आकर आवाज दे गई थी। छोटा भाई भी मुझे आकर तारीफ कर गया था, भैया जच रहे हैं आप। फिर युवान की तरफ देखकर, हाँ तुम भी ठीक लग रहे हो, का कमेंट मार गया था। आखिरी वक्त बस जूते डिसाइड नहीं हो पा रहे थे, ये वाले या ये वाले। अबे गिफ्ट दिखाओ क्या लाए हो। भक, तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाए हैं, जो लाए हैं भाभी के लिए लाए हैं। ठीक है, जालनखोर, अब जाओ बाहर देखो क्या माहौल है, आके बताओ मुझे। मैंने उसकी तरफ देखा और कुटती करने जैसा मुंह बनाया। बाहर निकला। महफिल सजी हुई थी। घर के हर एक सदस्य ने मेरे कपड़ों की तारीफ की। जच रहे हो रजत, क्या बात है, बहुत निखार है चेहरे पर। वहां से आगे बढ़ा। सब हे जी की बातें कर रहे थे, अपने सर्वोत्तम लिबास और नॉर्मल व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे। 1-2 आंटियों ने मुझे किसी दूर की बुआ जी का लड़का समझ लिया। मुझे उन्हें आइसक्रीम लाकर देनी पड़ी।
बच बचाकर निकला। एक दो अंकल मुझे आसपास से घूरते हुए गुजरे, जिनकी आंखें पूछ रही थीं, कौन है ये लड़का जो हमारे पैर छुए बिना घूम रहा है। कुछ खलिया रिश्तेदार होते हैं जो सिर्फ पैर छुआने के लिए घूमते रहते हैं। लड़के लड़कियां कहीं ग्रुप में बात कर रहे हों तो वो वहीं जाकर खड़े हो जाएंगे, ताकि सब लोग जी अंकल नमस्ते करते उनके पैरों पर गिरने लगें। फिर वह गर्व से सीना फुला के वहां से विदा हों। दूसरी तरफ कुछ बूढ़ी दादियों ने अपने रिलेशनल डेटाबेस खोल दिए थे। नहीं, युवान 1 महीने छोटा है जीतेश से। नहीं, मुझे याद है, जब युवान 1 महीने का था, तब जीतेश पेट में ही था। आपको याद नहीं क्या मास्टराइन आई थी गुड्डू के मुंडन में, युवान कैसे छोटा हो सकता है। सही बात, सबने अपनी जानकारी दुरुस्त की। मैं वहां से आगे बढ़ा। मन में सोचा कि सरकार को इनके डेटा का भी लाभ लेना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ नई उम्र के तरुण तरुणियां बातचीत कर रहे थे। अमीरों की पार्टी में मैं इसीलिए नहीं जाता। कुछ लड़कियां 1-1 फुट ऊपर से निकल जाती हैं। हाई प्रोटीन कंटेंट, और जो आइसक्रीम चाटते हुए आपको लाइन मार रही होंगी वो हाई फैट कंटेंट होगी। इन सबसे दूर मैंने विटामिन और मिनरल्स की तरफ रुख किया, जिधर फलों और जूस सजावट लगी हुई थी। एक गिलास नारियल पानी लिया और नजरें चारों ओर घुमाने लगा। वहां से थोड़ी दूर बिया बार की तरफ मुझे वह खड़ा दिखा। 6 फुट की लंबाई, शरीर पहले से ज्यादा भारी और बालों में एक नया लुक। उसके हाथों में एक गिलास था, होंठों पर सिगरेट जो जली नहीं थी। वह जो कॉलेज के दिनों में मेरा काउंसलर से लेकर बॉडीगार्ड तक बन जाता था। वह जिसके साथ बैठकर मैंने एग्जाम्स में आने वाली डेफिनेशन रैप बनाकर याद की थी। वह जो मेरा किकबॉक्सिंग का ट्रेनर था और वह जो पीछे बैठकर मेरी कॉपी छापता था। मैं उसके चेहरे से 45 डिग्री के कोण पर था। दाढ़ी इतनी ज्यादा बड़ी हुई थी कि उसमें एक छोटी सी चोटी हो जाए। नीचे बूट्स और ऊपर लेदर जैकेट डाल रखी थी। उसके व्यक्तित्व पर यह आभामंडल जच रहा था। मैं फॉर्मल कोट पैंट में था। हम दोनों में हद दर्जे का कंट्रास्ट था। शायद उसने मुझे नहीं देखा था। मैंने सिर झुकाया और धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। मैं सोच रहा था कि उससे कहूँगा क्या। 5 साल बाद मिलने पर पहला डायलॉग क्या होना चाहिए। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने बाजू वाले की सिगरेट से सिगरेट सुलगाए और गुनगुनाया, जोत से जोत जलाते चलो। वे दोनों हंसने लगे। 2 स्टार। वो पीछे घूमा। मैंने अपने हाथ जेब में डाले, आत्मविश्वास से उसकी ओर देखकर दोहराया, 2 स्टार। बस 2 स्टार। मैंने सोचा था कि तुम 3 स्टार तो दोगे ही कम से कम। अच्छा गाना है, 2.5 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। मैंने अपने हाथ हिलाए। तुम कब मुझे अंडररेट करना बंद करोगे? मैंने अपनी गर्दन हिलाई, जिसका मतलब था कभी नहीं। मैं अभी थोड़ी ही देर पहले वॉशरूम से होकर आया था। मेरे हाथ गीले थे, वैसे ही मिलाने के लिए हाथ बढ़ाए। कोई गिला शिकवा तो नहीं है? वह मुस्कुराया। गिला नहीं, बहुत गीला है। हम दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर एक दूसरे को देखते रहे। मुस्कान चली गई। एक कमजोर लम्हा आया, हाथ खींचकर हम गले लग गए थे। मैंने अपनी आंखें बंद रखी, खोलता तो शायद पानी निकल आता। उसी मुद्रा में मैंने विश किया, हैप्पी बर्थडे माय बॉय। थैंक यू माय बॉय। फ्रूट काना से यहाँ तक आने में इतना टाइम लगता है। तुमने देख लिया था मुझे। मैंने अलग होते हुए कहा, और क्या, ये गाने की टाइमिंग तुम्हारे लिए ही थी। अच्छा, फिर तो 3 स्टार दे सकता हूँ। हाँ, और ये गिला शिकवा वाला पंच मैं सुबह से ही सोच रहा था। ये तुम्हारा नहीं है, इसे हम दोनों ने साथ में बनाया था, सेकंड ईयर में। हाँ तो जाओ केस कर दो। हम दोनों फिर हंसने लगे। तुम्हें याद है, सेकंड ईयर में तुम्हारा एडमिट कार्ड खो गया था और हम दोनों ने बहुत ढूंढा था पर नहीं मिला था। एग्जाम देते वक्त तुम्हें बहुत डांट पड़ी थी। हाँ, तो फिर उसकी आंखें फैली, तुमने छुपाया तो नहीं था चैन में। हाँ, मैंने सर नीचे करके हामी भरी। वो मुझे मेरी लाल वाली जैकेट में मिला। ऊपर वाली, साले। उसने कॉलर पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ओह सॉरी, बाय द वे। उसने सिगरेट पीछे ली और आंखों से उसे फेंकने के लिए पूछा। नहीं, अब मुझे चिढ़ नहीं है इससे।
अब मैं बेदिली से सिर्फ इतना कहूंगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अच्छा, फिर तो ये लो। उसने चाहकर डिब्बी बढ़ाई। आई रिपीट योर ऑनर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। रात के 8:30 बज चुके थे। पार्टी खत्म हो चुकी थी। नदी से बहकर ठंडी हवा आ रही थी। हम तीनों गोमती के किनारे अपना लश्कर बिछाए बैठे थे। पीछे इंजन चल रहा था, जिसका पानी हमारे पैरों के पास बह रहा था। शशांक को तो अपने शक्ति प्रदर्शन का जैसे मौका मिल गया। वो गया और पीछे से 3 बड़े बड़े पत्थर उठा लाया। हम तीनों अपने जूते मोजे उतारकर, पैंट की मोहरें घुटने तक चढ़ाकर, इंजन के बहते पानी में पैर डाल के समुद्री टापू का फील लेने लगे। बीच वाले पत्थर पर युवान बैठा था, हम दोनों उसके अगल बगल बैठे थी। सामने नदी की सफाई चल रही थी। पीछे हाईवे था जिससे 10-12 फीट नीचे उतरकर हम बैठे थे। ऊपर युवान की होंडा एकॉर्ड खड़ी थी जिसके डिपर जल रहे थे। शशांक चाबी का छल्ला उंगलियों में नचा रहा था। मैंने युवान के कान में जाकर कहा, अभी देखना ये कहेगा कि वापस जाते वक्त मैं ड्राइव करूंगा। युवान ने मेरे कान की तरफ मुंह किया, जानता हूँ, खैर टायर का इंश्योरेंस है। ये कहकर उसने आंख मारी। हम तीनों शांत बैठे थे, जैसे इस साथ को थोड़ी देर की खामोशी चाहिए हो। जैसे खामोशी ही सारे सवाल पूछेगी और खामोशी ही जवाब देगी। ऊपर एक ठेले वाला ब्रेड पकौड़े तल रहा था। उसको लगा कि हम भावी ग्राहक हो सकते हैं, तो वह पूछने के लिए नीचे उतर आया, भैया ब्रेड पकौड़ा खाएंगे गरम गरम। युवान और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों ही आंखों में हाँ हो गया। हाँ ले आओ, मेरे लिए मत लाना, शशांक ने आवाज दी। फिर हमारी तरफ देखकर धीमी आवाज में, ज्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए, कहकर सामने देखने लगा। युवान और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, इसको क्या हो गया है। खैर, हमारे ही 10 रुपए बचेंगे। इतनी अंडरस्टैंडिंग हमने आंखों ही आंखों में कर ली। मगर ठेले वाला भी अर्नब गोस्वामी निकला। हम दोनों के हाथ में एक एक थमाते हुए बोला, अरे भैया खा लीजिए, आगे पता नहीं मौका मिले न मिले, जिंदगी एक ही बार मिली है। अच्छा, हार्ट अटैक भी एक ही बार आएगा। हम दोनों ने मुंह में ब्रेड पकौड़ा भरे हुए एक दूसरे की तरफ देखा। ये साला खब्बू इतनी ज्ञान भरी बातें कब से करने लगा। अर्नब गोस्वामी मायूस लौट गया। शशांक को बकैती में हराना सबके बस की बात नहीं। मैंने अपने में से आधा तोड़ा और बिना कुछ कहे शशांक के मुंह के पास ले गया। उसने ले लिया। युवान हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग पर मुस्कुराया। अब बारी थी उसे घेरने की। रजत, मैं क्या कह रहा था युवान, देखो, पहले हुई तुम्हारी सुहागरात, फिर हुई शादी और उसके बाद हुई एंगेजमेंट, तो अब इस हिसाब से अगला फंक्शन क्या है। मुंह दिखाए। मेरे और शशांक के मुंह से यह शब्द एक साथ निकलने के साथ हंसी भी निकली और हम दोनों के हाथ बरबस ही हाई फाइव के लिए उठ गए। इस 5 साल बाद होने वाले हाई फाइव में थोड़ी झिझक तो हुई, हाथ रुके तो, मगर हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर ताली मार दी। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और गैलरी फोल्डर खोलकर मेरे हाथ में दे दिया। ये क्या है? उन सभी लड़कियों के मेरे साथ इंटीमेट सीन्स। छे, मैं क्या करूं इसका? डिलीट करने के लिए दे रहा हूँ। ओह फिर तो ठीक है, लाओ। मैंने लपक कर फोन उसके हाथ से ले लिया। यार एक सुझाव दूं? बीच में युवान बोला, डिलीट करने से पहले एक बार देख लेते हैं यार। शर्म करो शर्म, तुम्हारी आज ही एंगेजमेंट हुई है। मैंने सेलेक्ट ऑल प्लस डिलीट पर क्लिक करते हुए कहा। युवान ने अपनी चहकी हुई चमक को वापस ले लिया और मायूस नजरों से सवाल दागा, तुम्हारा और प्रेरणा का क्या हुआ? दोनों मेरी तरफ उत्सुक नजरों से देखने लगे। मैंने सांस भरी और रटा रटाया जवाब दिया, पता नहीं, 3-4 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है। युवान, बढ़िया है, शादी वादी के चक्कर में ना पड़ो, हम कर चुके हैं, हम झेले हैं, बैचलर लाइफ जियो अभी मस्त। रजत, क्या बैचलर लाइफ यार? पिछले 5 साल से बैचलर लाइफ के नाम पर दाल छौंक रहे हैं, यही है मेरी बैचलर लाइफ। अब कुछ होना चाहिए जिंदगी में। शशांक, शादी तो करनी ही है यार, ये दुनिया भाइयों और बहनों से नहीं चल रही है, पति और पत्नियों से चल रही है। उसने एक ठंडी आह भरी।
मैंने और युवान ने एक दूसरे की तरफ फिर देखा। ये साला इतनी ज्ञान भरी बातें कैसे कर रहा है आज। युवान ऊपर भगवान को पुकारने लगा, या अल्लाह, मेरे दोस्तों को क्या हो गया है। शशांक रजत के जैसे थ्योरी पर थ्योरी दिए जा रहा है और रजत शशांक की तरह अकेलेपन की बातें कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के बिना एक दूसरे जैसे हो गए हैं। शादी करनी ही है तो इन्हीं फोटो वालियों में से क्यों नहीं कर लेते किसी से। मैंने शशांक की तरफ अधिकार भाव से देखते हुए कहा, शादी क्या, एक जिम्मेदारी है, पूरी कर देंगे। मुझे तो कभी प्यार मिला नहीं और अब शायद हो भी ना किसी से। तो घर वाले जिसे चाहेंगे उसे ला के बांध देंगे, मैं निभा लूंगा। अच्छे पति का तो नहीं पता पर मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा बाप बनूंगा। वैसे भी ये मुंबई दिल्ली वाली घर तो संभाल नहीं पाएंगी। माता जी कहेंगी, बहू आज बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहन लेना, ये पीली बिकिनी पहन चली आएंगी। हा हा हा, तो घर वाले ही अपने हिसाब से देख लेंगे। उसने एक ठंडी आह भरी, फिर मेरी तरफ देख के बात बदली, वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई कोई। मैं थोड़ी देर सोचता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। नदी की तरफ देखता रहा। युवान भी मेरी तरफ देखने लगा। मैंने अपने पत्थर से उठकर उन दोनों के सामने चहलकदमी की और अनिश्चित भाव से जवाब दिया, एक आई तो है। कौन? दोनों मेरा मुंह एक साथ ताकने लगे। युवान के चेहरे पर चमक आ गई, ताकि जैसे ही मैं विवरण दूं, ये क्लासिफाइड ज्ञान देना शुरू करें। शशांक भी चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखने लगा, ताकि ये दोनों मिलकर अब मुझे घेरना शुरू करें। रजत, एक लड़की है तो। युवान, नाम रजत, दिशा घायल। शशांक, दिशा घायल, मतलब पहले पीडी, अब डीडी, धीरे धीरे सीडी। डीवीडी, हार्डवेयर की दुकान खोल लो न। मैं एक हल्की हंसी हंसा। युवान, कहाँ की है? रजत, जयपुर। दोनों ने लंबी सांस ली, एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ मुझे तिरस्कार की नज़र से देखा। युवान, मतलब तुम दूरदर्शी तो थे, ये तो मैं जानता था, मगर इतना दूर की सोचोगे? सीधे जयपुर। अबे लखनऊ में क्या महामारी फैली हुई है? यहाँ क्या लड़कियाँ टेढ़ी मेढ़ी पैदा हो रही हैं, जो तुम इतनी दूर? शशांक, पहले पंजाब, अब राजस्थान। तुम प्यार कर रहे हो या भारत एकीकरण? युवान, नहीं, मतलब सरदार पटेल के बाद दूसरे तुम ही निकले हो। शशांक ने गाना शुरू किया, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। रजत, अबे चुप रहो यार, अच्छी लड़की है। शशांक, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल्दी। रजत, अबे चुप कर बे। युवान, कहाँ मिली थी? रजत, जब दिल्ली कोचिंग करने गए थे। शशांक, तब शुभ नामे जागे। रजत, बस भी करो, बिल्कुल तुम्हारा फीमेल अवतार है। शशांक, तब शुभ है क्या मेरा फीमेल अवतार? थोड़ा डिटेल में बताओ। रजत, फिलहाल मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है, किसी और बारे में करनी है। शशांक और युवान, किस बारे में? रजत, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक नॉवेल लिखूं, अपनी जिंदगी पर, मतलब हम तीनों की जिंदगी पार। युवान, ऐसा क्या खास हो गया है तुम्हारी जिंदगी में, आई मीन हमारी जिंदगी में? रजत, हुआ है, आज ही हुआ है। दोनों ने नजरें मुझ पर टिका दी, संदिग्ध नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। टिप 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 टिप। रजत, आज मैं अपने बैंक गया था, यही अपनी यूनिवर्सिटी वाली ब्रांच में, कुछ काम था, एड्रेस और फोन नंबर बदलवाना था। युवान, अच्छा, तो तुम यहाँ मेरी एंगेजमेंट में नहीं आए थे, अपना बैंक का काम करवाने आए थे। रजत, तुम्हारी एंगेजमेंट में ही आए थे मेरे भाई, बैंक का काम तो ऑनलाइन भी हो जाता, मेरा बस घूमने का मन था। शशांक, हाँ तो बैंक में क्या हुआ, तुम्हारा अकाउंट बंद कर दिया क्या? इसलिए तुम रोजगार चलाने के लिए नॉवेल लिखोगे अब? रजत, अरे सुनो तो क्या हुआ, वहाँ एम्प्लॉय साले मेरी बात ठीक से सुन नहीं रहे थे। शशांक, और तुम सीधा मैनेजर को हड़काने चले गए होगे, तात्या टोपे बने तो रहते ही हो हमेशा। रजत, हाँ, तो उस मैनेजर ने मुझसे कुछ कहा? शशांक, कहा, ऐसा क्या कह दिया? प्राण नंबर कैंसिल कर दिया क्या? युवान के चेहरे पर एक, लड़का कौन है? 2, मारना कब है? के भाव तैरने लगे थे।
रजत, दरअसल उसने मुझसे नहीं, वहां पहले से मौजूद एक आदमी से कहा और मेरी तरफ देखा। शशांक, हाँ, मगर कहा क्या? युवान, बोला क्या? रजत, उसने कहा, हाय, आई एम प्रेरणा, प्रेरणा दीक्षित। शशांक, सच में? फिर? युवान, तब, टिप 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 टिप